हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान अभी तक हमने टोटल 7 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये है वीडियो का अंतिम पार्ट और पार्ट है 8 है ना। और इस पार्ट 8 में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। वो इसलिए क्योंकि अबर जो है सो 30 1 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और फिजिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है, आपके लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपने पहला क्वेश्चन पहले वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सातों के सातों लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं कक्षा का और 9वीं कक्षा का बेसिक रूप से तैयारी करवाया जा रहा है, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाया जा रहा है। और यह चैनल अभी से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक साथ रहेगा। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, और जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर है इसका जो उत्तल दर्पण है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये होता कहाँ पे है, तो ये जो है देखिएगा, ट्रकों के सामने जो ड्राइवर बैठते हैं, ड्राइवर का जो जगह होता है उसके जस्ट बगल में दाहिने साइड में एक दर्पण लगा होता है, जो कि उत्तल टाइप का होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है ना, थोड़ा उठा हुआ, इतना लंबा ही टाइप का रहेगा, थोड़ा उठा हुआ रहेगा, गोल टाइप का, तो वही है उत्तल दर्पण। ठीक है, उसी को कहते हैं पक्ष दृश्य दर्पण। उससे हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं ना, ड्राइवर उसी में देख के तो गाड़ी चलाता है, बैक करता है गाड़ी को। दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। और डायऑप्टर को हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, D से डिनोटेट करते हैं, D से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप सबको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करते जाएं। नोट करने के दौरान आपको एक बार रिवीजन हो जा रहा है, तो नोट करने से कभी घबराएं नहीं, कतराएं नहीं कि नहीं हमने नोट करने में बहुत आलस लगता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो नोट जैसे करिएगा, एक बार वहाँ आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, रिवीजन एक बार हो जाता है, तो नोट करिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को लिखिए। तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो F बराबर R/2 होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, R/2। और देखिए, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, F बराबर R/2 कैसे याद रखिएगा। देखिए, ये जो आप दर्पण देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये उत्तल दर्पण है, मान लीजिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे होता है क्या, F होता है, यहाँ पे क्या होता है, P होता है, और यहाँ पे क्या होता है, C होता है। ठीक है, तो वक्रता जो केंद्र है इसी को बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या पूरा इसको बोला जाता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसको हम लोग R से डिनोटेट करते हैं। और जो F है वो जो है ना R का दुगना है, समझिए, आधा है, आधा। तो एक ठो F यहाँ से यहाँ मिला और एक ठो F यहाँ से यहाँ मिला, मतलब 2 ठो F जब मिलता है तो एक ठो R बनाता है, तो 2F बराबर R लिख सकते हैं, या फिर आप F बराबर R/2 लिख सकते हैं। ये जो 2 है इधर आ चुका, तो संबंध आप ये वाला भी दर्शा सकते हैं और ये वाला भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में थोड़ा सा भी आया होगा। तो F बराबर R/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस पर क्वेश्चन बन गया ना, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है, मतलब F बराबर होता है R/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, ये जो 2 है ये इधर ले आए, 2F हो गया, और इस पूरे 2F को हम इधर ले आए और R को इधर ले आए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें वक्रता त्रिज्या R ज्ञात करना था, जिसको ज्ञात करना है हम इधर रखते हैं। R बराबर 2F, R बराबर 2, और F का मान कितना है, 10 बिठा दिए, 10। R बराबर कितना आ गया, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो ऑप्शन में आपका 20, 30, 40, 50 कुछ भी रहे, आप इसे फटाक से बनाइएगा, आंसर लगाइएगा सही सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है।
संभवतः वह दर्पण है, तो वह दर्पण है उत्तल दर्पण व समतल दर्पण। समतल दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर पर खड़े या उत्तल दर्पण से कितने दूर पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, ये इस बात को आप नोट कर लें। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आप भली भांति परिचित है, किसे कहते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सॉरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किसी शब्द को, मतलब डिक्शनरी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें छोटा छोटा अक्षर रहता है, और डिक्शनरी के अक्षर को बड़ा करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप देखिएगा जो पावर का शीशा देखते हैं, ऐसा करके हम लोग रखते हैं और उसको अक्षर को बड़ा दिखता है, तो देखिए वो चीज़, वो जो पावर का शीशा है बीच में मोटा होता है, तो मोटा और साइड में होता है पतला, इसीलिए तो वो उत्तल लेंस कहला रहा है, क्योंकि उठा हुआ है। और छोटे अक्षरों को बड़ा रूप में देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करें और इस चीज़ को समझें। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा गया है, शब्द को उसको छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर ब्लैंक है, मतलब ये क्वेश्चन आपको बनाना है, और अगर आपसे बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी कितनी होगी। अभी मैंने आपको बताया है कि F बराबर R/2 होता है, उसमें बिठाइए और हमको आंसर निकाल के दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप दे पाएंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं इसका आंसर तो आपका 10वां में पढ़ना बेकार है, आप अभी नाम कटवाइए और छोड़ दीजिए पढ़ना। मम्मी पापा का पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं आप। मम्मी पापा ने जो आपसे आशा जुड़ के रखी हैं, कुछ आशाएं रखी हैं कि इस बार कुछ तो करेगा, और अपने समाज में क्यों एक नई झूठ मूठ का छवि बना रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। छोड़ दीजिए पढ़ना। तो आप कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट देखूंगा भी कि इसका आप फोकस दूरी निकाल के दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 फोकस दूरी इज इक्वल टू इतना, कमेंट बॉक्स में। अब है अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो वो गोल है ना, गोल, और उसी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन समझिए, उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक ठो लेंस बना लेते हैं, वो भी उत्तल लेंस, और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया है एक उत्तल लेंस, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो यहाँ पे कौन सी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी वो हमें पूछा गया। तो यहाँ पे हम O डाल दिए हैं और यहाँ पे F1 डाल दिए हैं। यहाँ पे हम प्रकाश को, वस्तु को खड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से, और हम जैसा कि जानते हैं कि वस्तु को जब हम खड़ा कर दिए हैं तो एक जो किरण है वो जो है सो फोकस से होते हुए जाएगी और एक प्रकाशीय केंद्र से होते हुए जाएगी। तो एक जो है फोकस से होते हुए गुजारने के लिए, मतलब F2 से होते हुए गुजारने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे लाना होगा, और ये जो है सो यहाँ से मुड़ करके F2 से निकल जाएगी, और सभी प्रोसेस में तो यही होता है, और एक प्रकाशीय केंद्र से होते हुए निकलेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो और इसके लिए आपको पता है, आपको ना एक फिगर याद रखना है, और जो कि हमने शुरुआत में ही पढ़ाया है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे खींच दिया है, और इसके लिए ना ये वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट को आपको दिमाग में रखना होगा कि जब वस्तु फोकस 1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनती है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनती है, तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनती है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तभी आपसे फिगर बनेगा। बच्चे इसी को याद नहीं रखते हैं, इसलिए फिगर नहीं बना पाते हैं, और आपको भी अगर याद नहीं होगा तो ये वाला फिगर हम कैसे बना रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आया होगा। तो सबसे पहले याद कीजिए, उसके बाद फिगर देखिए, आपका कोई हक नहीं है देखने का, समझे ना। तो पहले आप समझिए, सिर्फ देखते रहिएगा टुकुर टुकुर तो समझ में नहीं आने वाला, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ पे डॉट डॉट बढ़ा देते हैं, जहाँ पे डॉट डॉट कटेगा वहीं पे जो है सो प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इसको मिलाते जाएंगे, और जहाँ पर भी कटेगा वहीं पे हम इसका प्रतिबिंब बना देंगे। तो आगे जाके कटा है तो यहीं पे हम इसका प्रतिबिंब बना देंगे। बस हमें यही बोला गया था। तो कभी कभी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी बनाने के लिए बोल सकता है, तो हम इसका A नाम दे देंगे, इसका B नाम दे देंगे, इसका A' नाम दे देंगे, इसका B' नाम दे देंगे। उससे ये पता चलेगा प्रतिबिंब ये है, वस्तु ये है। ठीक है, आप इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट लें।
इन सारे फिगरों में ना आपको कम से कम ना 3 से 4 बार मेहनत करना है, तभी ये सारे फिगर आपकी पकड़ में आएंगे और कैसे बनते हैं, कहाँ रखने हैं, कैसे बनाने हैं, वो पकड़ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तल लेंस की क्षमता एवं अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, जिसे हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, जिसे हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। बात समझ में आया? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये वाला जो है सो आपको डायोप्टर वाले प्रश्न जब आप हल करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले 7 पार्ट में किए हैं। अब हम कुछ ये 15 नंबर आपके जो है सो गोल्डन प्रश्न हैं, और उससे भी ज़्यादा गोल्डन प्रश्न मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि 1 नंबर के प्रश्न और कहाँ से बनते हैं। बेहद ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे 1 नंबर वाले फिजिक्स से तो आपका बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ विज्ञान का प्रैक्टिकल, जो कि आपको 6 अप्रैल से स्कूलों में जमा करना है। इसको बनाने के लिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, थोड़ा सा मैं डेमो आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें, क्योंकि इसके 1 नंबर वाले प्रश्न को लेकर। तो 15 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं प्रश्न के, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ। तो इसको भी आप पूरे अच्छे से कवर कर लें। जिसके पास भी प्रैक्टिकल है, कोई सा भी प्रैक्टिकल हो, ABCD, डायमंड, A1 या फिर विकास का, कोई भी प्रैक्टिकल हो, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाऊंगा, बाकी सब आपको करने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया, ऑप्शन के साथ दिया है, आपको ये क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, या फिर चौथाई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे F बराबर हम लिखते हैं क्या, R/2 लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आप ऐसा ना हो कि आप ये वाला फार्मूला जानते हैं और R तो दोगुनी मार दें, है ना। तो वैसा नहीं पूछा। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा वो होगा का। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे हजामत के लिए प्रयोग होता है। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए। मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में, लेक्चर वाले पार्ट में कवर करवाया। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं जानता था कि प्रैक्टिकल में बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और इसीलिए मैंने उधर उठाए हैं 15 ही क्वेश्चन। और क्योंकि हम इससे इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमको राइट ना करना पड़े, आपको राइट करना है और इसे उतारना भी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हजामत के लिए किया जाता है किसका, हजामत के लिए प्रयोग होता है किसका, कौन से दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हम जानते हैं कि इसके लिए समतल दर्पण इधर प्रयोग करते हैं, लेकिन अक्सर प्रचलन होता है किसका, अवतल दर्पण का। आज के डेट में ये इसका थोड़ा उपयोग बंद हो चुका है, इससे ही काम चल जाता है, लेकिन हजामत के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है अवतल दर्पण। तो इसको आप याद रखें। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसको हमने शुरू वाले पार्ट में पढ़ाया था और दिखाया भी था। तो यहाँ पे जिन वस्तुओं से स्वयं मतलब खुद से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त। और जिससे स्वयं उत्पन्न नहीं होते उसे हम लोग आदीप्त कहते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, का नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, सभी दिशा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधी रेखा में। इसको भी मैंने कवर करवाया है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बराबर, मतलब R बराबर जो होता है वो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है, तो R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है, 2F। ठीक है, F बराबर होता है R/2। अभी थोड़ा देर पहले हमने किया है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो सीधा बनता है। सीधा हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। देखिए, काल्पनिक बनता है क्या, और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गा। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोलीय दर्पण है आपका, ये है गोलीय दर्पण, और इसका जो मध्य बिंदु यही है, इधर से और इधर से ये मध्य बिंदु, और ये इसको P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में जाना है।
गोलीय दर्पण में U, V और F के मध्य क्या संबंध है? तो एक सूत्र होता है क्या, 1/, दर्पण का बात कर रहा है, लेंस का नहीं, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये मतलब बाय है, या करके दिया हुआ है ना ऑब्लिक जैसा, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, तभी तो वो पीछे देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है बड़ा दिखता है और हमेशा सीधा दिखता है और ज़्यादा दिखता है। यहाँ पे है चित्र में अवतल दर्पण पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद यह कहाँ से गुजरेगी, सु पूछा परावर्तन के बाद। ये देखिए, ये यहाँ पे वस्तु को रखा है और ए और बी वस्तु का नाम है। यहाँ से जब आएगा तो ये परावर्तन होने के बाद कहाँ से मुड़ेगा, तो परावर्तन होने के बाद ना ये ऐसे जाएगा और ये एक ऐसे जाएगा, है ना, और ये एक ऐसे मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो किरण है परावर्तन के बाद कहाँ से मुड़ा, एफ से मुड़ा, एफ से गुजरेगी। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, तो उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव जो होता है ना वो होता है सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक के जगह आप आभासी भी लिख सकते हैं, जिस तरह एक बच्चे के 2 नाम होते हैं उसी प्रकार से यहाँ काल्पनिक और आभासी एक पोजीशन के 2 नाम हैं। यहाँ पे दिया रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए फोकस दिया हुआ है कितना 10, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो फोकस बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2r होता है, क्या होता है 2r। तो f बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना r, r का जो मान है वो कितना है वो तो पता ही नहीं है, वक्रता त्रिज्या यही तो हमें निकालने बोला है, तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f। तो r बराबर 2 का 2 और f का मान कितना है 10 है, 10। तो r जो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20। देखेंगे 20 कहाँ है, खा पे टिक लगा देंगे फटाक से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सेम उतार दिया है क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर लगाएंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 10 की जगह सिर्फ 12 कर दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी, क्वेश्चन उल्टा दिया, ठीक है, तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप पढ़ते होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, अन्यथा आप वीडियो को देखने से मतलब रखते हैं। एक लड़का समतल दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। जितना दूर पर आप खड़ा रहेंगे उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है, समझ में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या r जो है 135 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो 70 नहीं, त्रिज्या कितनी है 35 है ना, त्रिज्या कितनी है 35 है। और त्रिज्या को हम लोग कैसे डिनोटेट करते हैं, तो त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस बराबर f बराबर होता है r/2। मतलब क्या करेंगे 35/2 करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। इसका आंसर ग नंबर हो जाएगा सही। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण है, तो दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ाया है। दंत चिकित्सक के द्वारा किसका प्रयोग, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है अभिसारक दर्पण है, मतलब अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण को, और अपसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्र में परावर्तन कोण का मान बताइए। तो ये चित्र आपका अवलोकन करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन कैसे करते हैं, ये वाला डिग्री देख लेते हैं और फटाक से ऑप्शन 30 लगा देते हैं, जबकि आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परावर्तन कोण कौन है, चित्र में परावर्तन कोण का मान बताना है। तो परावर्तन कोण आप इसे ना समझें, ये परावर्तन कोण थोड़ी ना है, ये परावर्तन कोण थोड़ी ना, परावर्तन कोण अंदर वाले को बोला जाता है, इसको, है ना, इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, और ये है परावर्तन कोण। तो देखिए ये है अपवर्तन कोण यहाँ से यहाँ तक, और ये है परावर्तन कोण, तो ये 90 होगा, और 90 हम ढूंढेंगे 60 होगा, सॉरी कितना होगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये घ नंबर हो जाएगा सही। कैसे, देखिए यहाँ पे है 30 और ऐसे करके हो जाएगा कितना पूरा 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60।
बात समझ में आया? तो इसको देख के आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। मैं जूम आउट करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो इस बात को आप नोट करें, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये परावर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन कोण नहीं है। जो भी खेला है इनके और इनके बीच में होता है। तो ये जो आने वाली किरणें आपतन कोण का निर्माण करती हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये जो जाने वाली किरणें ये परावर्तन कोण का निर्माण करती है। तो आपको पूछा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण यहाँ पे है, यहाँ वाला मान बताना, तो यहाँ वाला होगा 60 डिग्री, क्योंकि इधर 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे 30 पहले से है तो बचेगा 60, तो 60 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो चुके हैं कम। अच्छा देखिए, यहाँ पे इसके आंसर भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो है सो कुछ के आंसर गलत दे रखे हैं, जैसे 5 का आंसर गलत है, 13 का आंसर गलत है। तो आप गलत आंसर पे ना जाएं, ठीक है। और एक बार सबको बना लें फटाफट। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, चित्र में प्रकाशित अवयव ए है, तो इसके बारे में पूछा है कि ये कौन सा दर्पण है। तो ये देखिए, इसके सीधापन में ना जाइएगा, ये जो सीधापन आपको दिख रहा है, असल में ये समतल दर्पण नहीं, ये अवतल दर्पण है। इसको पहचानेंगे कैसे? इस प्रकृति से पहचानेंगे। अगर समतल दर्पण रहता तो किरण इस तरीके से बाएं होकर न घूरता, ये यहीं से गुजर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, मतलब ये अवतल दर्पण है। यहाँ सीधा टेढ़ा ना बना करके, गोल ना बना करके यहाँ इस तरह का बना दिया गया है, तो आपको इसके माध्यम से पकड़ना है। तो ये है अवतल दर्पण। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ और भी इस प्रैक्टिकल को दिखा देता हूँ आपको। अब मैं सारा का सारा नहीं समझाऊंगा, आपको खुद ब खुद करने हैं सारे के सारे। ये सब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी, एफ तथा फोकस की दूरी, ये सब आपको खुद से ही करने हैं। खुद से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो ये सब आपको जो है सो खुद करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके आपको आंसर जानने हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए इसके आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप यहाँ से खुद से याद कर सकते हैं। हाँ, रही बात कुछ आंसर गलत हैं, तो आप अपने शिक्षक की सहायता से आप उसकी मदद ले सकते हैं और सारे आंसर को सही कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और आपको अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो फीस के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के सहारे बैठे हुए हैं। समुद्रन आएगा नहीं, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि समुद्रन आने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए जहाँ से भी पढ़ाई मिले रपेट लीजिए, आपके पास भी मौका है। बाद में कोई सुनने वाला नहीं रहेगा कि कोरोना था, फेल हो गया, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं सुनेगा, बस रिजल्ट देखेगा। लोगों को रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो आप इन सारे 1 नंबर वाले प्रश्नों को कर लेंगे, जहाँ जहाँ भी है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपको न्यूमेरिकल देख रहे हैं, आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो। प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल जमा करने से पहले आपके पास इसको सबसे पहले नोट करने के लिए समय ना हो, तो आप इसे अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लें, ठीक है। क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकल आप जमा कर देंगे, फिर कहाँ से भी लीजिएगा, कहाँ से खोजिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इसका हम फ़ोटो खींच लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे दे रखा है मौखिक प्रश्न। इसका मतलब क्या होता है? तो मौखिक प्रश्न देखिए, प्रैक्टिकल जो है 20 नंबर का है साइंस का, जिसमें से 10 नंबर आपको छापने के दौरान मिलेगा। जो भी आप ड्राइंग करके देंगे उस पर 10 नंबर मिलेगा। और आपको जो है सो प्रश्न उत्तर फेस टू फेस मौखिक पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है। आप अगर उसमें कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, आप उसका आंसर कैसे देते हैं, उस प्रकार से आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा मौखिक प्रश्न के जो भी बिंदुएँ हैं आप उसे याद कर लें, ताकि जो भी आपको वहाँ सर पूछेंगे आप उसका फेस टू फेस जवाब दे पाएंगे। और घबराने की बात नहीं है। अक्सर बच्चे जानते हैं सवाल, वहाँ जाके नर्वस फील करते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं ना। वो भी टीचर हैं आप ही की तरह, उसके पास भी 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान हैं। तो कोशिश करिएगा नर्वस फील नहीं करना है। नर्वस जहाँ फील करेंगे तो जाना हुआ क्वेश्चन भी आप भूल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। और तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। आपका कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। अब देखिए यहाँ केमिस्ट्री का दिया रखा है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। पीएच का मान पारस क्या होता है, तो 1 से 14 तक। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, 2 से 3 के बीच। किसी विलयन में पीएच का क्या संबंध है, 2 सूचकों के नाम बताइए, लिटमस फुल। और ये यहाँ अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल। तो इन सबको हमने अच्छे से पढ़ाया है। तो हाँ, यूट्यूब के ऊपर नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन हमने अपने कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है। तो आशा करते हैं सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।